हाय फ्रेंड्स, आई एम पंकज नेगी। तो मैं अभी इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ वो है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, जो डायरेक्ट डीडीई और डायरेक्ट डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जो एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 21 सितंबर, यानी कि कल से ही पीजीएल जो कोर्स कर रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं। इसका कोड 025 है और इसका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो होगा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी विद ईजमेंट। ये वाली बुक दी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली एक बुक है। अम, इसका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन जो मैंने हॉल टिकट डाउनलोड किया है और दिस इज़, ये अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें पहला पेपर है 210 और उसका नाम है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी विद ईजमेंट्स, यानी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा और ईजमेंट उसके साथ में आपको क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं उन सब के बारे में ये बुक है। और फ्रेंड्स, इसमें सारी जो डिटेल्स हैं इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का है। ये नेक्स्ट पेज में कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हुए हैं। हमारा जो है वो लॉ से रिलेटेड है, डॉक्टर तुलसी रमन चित्रा करके उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। तो जो वेबसाइट है उसमें मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कहाँ कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट आप तो आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब दिया है, उस वो सही है या अगर उसको कोई चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट करवा सकते हैं। तुलसी रमन जी को मोबाइल जो नंबर दिया है, ईमेल आईडी, उस पर कॉल वगैरह करके। फिलहाल अभी तो हमने सब कर लिया है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है। कई लोगों को जो एग्ज़ाम है वो ये समझ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है जैसे ऑनलाइन आएगा, क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा 9 बजे के करीब, 9 से 10 बजे के बीच में सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, क्योंकि अगर ऑनलाइन है और कोई क्वेश्चन आया तो अगर आपने उसे गूगल से चेक कर लेते हो, अगर गूगल से आप जो आंसर्स लिखोगे तो ये भी पॉसिबल है कि आपको जो मुझे लगता है उसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो बुक उन्होंने छपवाई है, आपको जो आंसर्स हैं गाइस, इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये मेन चीज़ बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको इसी बुक से आंसर लिखने, जो बुक की लैंग्वेजेस, जो एग्जांपल्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन इस बुक के अंदर किया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हो तो उससे आपको ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। इसमें जो एग्जांपल्स वगैरह हैं, जो केसेस रेफरेंस वगैरह इन्होंने दिए हैं, वो सारे आप इसमें से अगर देते हो तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। रैदर अगर आपने कहीं से गूगल से कुछ सर्च किया, वो आपको मैटर मिल गया, वो पता नहीं वो कौन से कॉलेज का है, कौन सी कंट्री का है, इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का है, मतलब किस लॉ से रिलेटेड है, वो आप उसमें डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाओ, एग्जाम्पल लिख के आ जाओ। जो हमारी जो बुक उन्होंने छापी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में, ये वाली, इससे कहीं अलग नहीं होना चाहिए। हो सकता है उससे आपको कम मार्क्स मिले। आई प्रेफर कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से जो बुक आपको मिली है या ऑनलाइन आपको मटेरियल मिला है, उसको यू हैव टू यूज़ फॉर राइटिंग योर आंसर्स, अपने जो आंसर्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं कि क्योंकि ये तो हमें फैसिलिटी मिली गई है कि ऑनलाइन है तो अपनी बुक वगैरह से राइट कर सकते हैं। जो A4 साइज पेपर है उस पर हम यूज़ करना है, आंसर्स अपने लिखने हैं। लेकिन अगर हम उसे पहले से तैयारी कर लें, कुछ क्वेश्चंस अगर हमें पहले से पता हो कि हाँ ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने अपनी तरफ से मैंने कुछ क्वेश्चंस को बनाया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनको आज रात को देख लो या फिर इनको कुछ प्रैक्टिस कर लो तो आप देखेंगे कल एग्ज़ाम में यही वाले क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ और बताता हूँ। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही मेन है, वो है एक्सप्लेन द रूल इन लीक वर्सेस रॉबिन्सन्स केस। ये एक डॉक्ट्राइन वगैरह वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है गाइस, पार्शियल गिफ्ट इज गुड वगैरह ऐसे करके है। एक है राइट ऑफ रिडम्पशन एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर आर को एक्सटेंसिव, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुका है। एक्सप्लेन टू व्हाट एक्सटेंट conditions in restraint of alienation of property may be introduced in a transfer of property। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो एलाइनेशन वाला जो एक डॉक्ट्राइन है वो। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस एंड इट्स लिमिटेशन और एक्सेप्शन। Absolute restraint on alienation is void and partial restraint is not. Discuss with exception। तो ये क्वेश्चन देखिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन अलाइनेशन इज वॉइड, यानी जो आप प्रॉपर्टी आप किसी को देना चाहते हो
इस पे अगर कोई पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है तो वो वॉइड होता है, जबकि अगर पार्शियल रिस्ट्रेंट लगाया, कुछ कंडीशन आपके दिमाग में है, उसके ऊपर आपने बेस्ड किया किसी रिस्ट्रेंट को, तो वो जो होता है वो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट अलाइनेशन वो वाइड नहीं होगा। अगर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहे हैं तो वो वाइड होगा, अगर पार्शियली लगा रहे हैं कि मान लीजिए मैं इस कंडीशन में प्रॉपर्टी को दूसरे को नहीं देना चाहता पर दूसरी कंडीशन में दे रहा हूँ, तो वो वाइड नहीं माना जाएगा। तो इन सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। एक है डिफाइन ईजमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हु में इम्पोज और हु में एक्वायर ईजमेंट्स, ये क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। डिफाइन मॉर्गेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्गेजेस, बहुत सारी अलग अलग तरह की मॉर्गेजेस होती हैं, सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, ये जो सारी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और ईजमेंट में सस्पेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है, रिसीव्ड। ईजमेंट हम कब मिल सकती है, हमें कोर्ट केस के द्वारा मिल सकती है, जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके द्वारा मिल सकती है, या एक प्रॉपर्टी हमारे पास है और दूसरी प्रॉपर्टी उसी आदमी से किसी दूसरे आदमी को मिली हुई हो, तो वो भी उस प्रॉपर्टी पहली वाली प्रॉपर्टी में अपना ईजमेंट का राइट ले सकता है। एक्सटेंशन कब जो ईजमेंट है वो खत्म हो जाती है, आफ्टर सम टाइम हो जाती है, 12-15 साल बाद अगर लगातार यूज़ नहीं कर रहे तो एक्सटेंशन हो जाता है। सस्पेंशन मतलब कुछ समय के लिए ईजमेंट बंद हो जाती है, फिर दोबारा अगर कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्शन दोबारा कर लेते हैं पर्टिकुलर जगह पे, तो उससे रिलेटेड वाली जो मेन जगह है वहाँ से आपको दोबारा ईजमेंट मिल जाता है। रिवाइवल ऑफ ईजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत बार आता है। इसको अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में आ जाए कल। डिफाइन गिफ्ट एंड फॉर्मेलिटीज, अब हमें गिफ्ट के बारे में तो हमें ये पता है कि हम एक आदमी को गिफ्ट देते हैं, बट एक गिफ्ट होता है जो लीगली तरीके से दिया जाता है, मैंने किसी को दिया, दूसरे ने रिसीव किया, और एक पार्ट ए और ए ने बी को गिफ्ट दिया, लेकिन बी ने उसे ए के मरने से पहले एक्सेप्ट करना होता है, अदरवाइज वो फिर वो बेकार हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी कुछ सारी कंडीशन है, तो उसमें बोला है कि डिफाइन गिफ्ट एंड फॉर्मेलिटीज, इसमें कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं, इसका सस्पेंशन और रिवोकेशन। डिफाइन सेल एंड इन्यूमरेट द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉपर्टी का क्या होता है, एक आदमी देता है, बेचता है, एक आदमी उसको खरीदता है, और बेचने वाले के क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खरीदने वाले की क्या राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि सेलिंग की एग्जैक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी कि सेलिंग का मतलब होता है क्या, वो इसमें बुक में दिया, पढ़ लीजिएगा। और जो बायर है जब उसे खरीदता है उसके क्या राइट्स हैं और सेलर के क्या राइट्स हैं। जैसे सेलर है, सेलर जो है अपनी जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, जो बायर है तो वो सेलर का ये राइट है कि जो उसको पूरा पैसा मिलेगा, उसको पैसा टाइम पे मिलेगा, और वो जो परचेज़र है वो उसको मतलब उसका जो पैसा है वो मार नहीं सकता है, टाइम पे उसे उसको पैसा देना होगा। और जो बायर है उसका राइट ये है कि उसको जो टाइटल वो ले रहा है वो उसको सही टाइटल मिलना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए जनरली। और जो बायर है उसे सही टाइम पे घर का जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिलने चाहिए, सारी रकम जो पेमेंट वो कर रहा है उसके बदले में उसको जो राइट है वो उसका बोनाफिडे राइट मिलना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे पोजेशन मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, जो और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आ सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग एंड ग्रांट बाय एस्टॉपल एंड इट्स कंडीशन, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल एंड इट्स कंडीशन, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये काफ़ी ईजी है। स्टेट लॉ रिलेटिंग टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफिडे परचेजर अंडर डिफेक्टिव टाइटल। तो सबसे पहले डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी है, उसे बस प्रॉपर्टी किसी तरीके से मिल गई है, मतलब लीगली नहीं बट फिर भी वो किसी तरीके से प्रॉपर्टी पे काबिज हो गया है, और वो दूसरों को दिखा रहा है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, या वो किसी मतलब ऐसे शो कर रहा है वो प्रॉपर्टी किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है, और उसको उस काम करने की पूरी लीगली वो उसका रिप्रेजेंट करता है, उसे परमिशन है, और ऐसे वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच देता है। तो जो बेचने वाला है उसने अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, कोर्ट वगैरह में जाके पूछ लिया है कि प्रॉपर्टी जो मैं खरीद रहा हूँ वो सही है, तो वो सेटिस्फाई है, और उसको हम बोलते हैं बोनाफिडा परचेजर। अगर वो किसी प्रॉपर्टी पे लेके उसमें कुछ निर्माण कर देता है, कुछ भी नई नई चीज़ें बना देता है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स। और बाद में अगर उस पर केस होता है प्रॉपर्टी की, ये तो हमारी थी, आपको किसी गलत आदमी ने बेची है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिसने इम्प्रूवमेंट, जिसने नई प्रॉपर्टी पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन किया है, या तो उसे पूरी प्रॉपर्टी छूटनी पड़ जाती है, या फिर जो परचेजर होता है वो उसको केवल उसकी प्रॉपर्टी के थोड़े बहुत पैसे और दे देता है जितना वो मांगता है, और सारी प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट क्योंकि उसने कर लिया है वो उसका रह जाता है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, इंग्लैंड का लॉ अलग है, इंडिया का लॉ इसमें अलग अलग चीज़ें बोलता है।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, A1 क्लास क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये भी फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। मैंने पढ़ा भी है, जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो या जब भी कोई मॉर्गेज आप किसी को पैसा देते हो, उसके बदले में कुछ चीज़ सिक्योरिटी, यानी लैंड आपने सिक्योरिटी में ले ली, उसके कागज़ ले लिए, पेपर्स ले लिए, तो होता क्या है कि एक आदमी अपनी एक प्रॉपर्टी या उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो बहुत सारा पैसा उठाता है, तो प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लोगों को देता है। ये कि प्रॉपर्टी के अलग अलग हिस्से को अलग अलग लोगों को मॉर्गेज पे दे देता है। तो मॉर्गेज ही है, मान लीजिए एक मॉर्गेजर ने 4 प्रॉपर्टी के लिए, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए पैसे दिए, एक मॉर्गेजर ने केवल एक ही प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए। अब जो आदमी जो जिसने एक ही प्रॉपर्टी के लिए पैसा दिया है, ठीक है, वो चाहेगा कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी रहे। जिस आदमी ने प्रॉपर्टी के लिए पैसा उठाया हुआ है और लोगों से पैसा उठाया हुआ है, वो अगर उसका पैसा लेने के बदले वो सारी प्रॉपर्टियाँ बेचनी चाहते हैं, तो वो आदमी जिसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, अगर उसकी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी तो उसके पास क्या बचेगा? तो उसे कहते हैं मार्शलिंग। वो ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी को छोड़ के पहले आपका जो भी नुकसान है और प्रॉपर्टियों से उसे पूरा किया जाए, और अब उसके बाद भी अगर कुछ हिस्सा बचता है तब इस प्रॉपर्टी से लो। इसे कहते हैं मार्शलिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, सेक्शन 6 ऑफ द टीपी एक्ट इनोमरेट द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनको आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट आदमी अपनी सैलरी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शुरुआती आपको चैप्टर्स में मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बी मेड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न सन। एक अनबॉर्न सन को प्रॉपर्टी, पहले होता था अनबॉर्न सन को आप प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दे सकते थे, लेकिन कुछ केसेस में दे सकते थे। अगर वो माँ के पेट में अगर बच्चा है उसके नाम पर प्रॉपर्टी की जा सकती थी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब वो 18 साल का हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने जो मेरे पास एक नोटिफिकेशन मैंने किया भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है अनबॉर्न सन वाला। आपको ज़रूर इसे करना चाहिए। डिफाइन सेल एंड डिस्टिंग्विश सेल फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। जो सेल्स हैं डिफरेंट तरह की, उनको उसमें क्या डिफरेंस है सेल में और एग्रीमेंट टू सेल। देखिए सेल पर्टिकुलरली आपने कोई चीज़ बेच दी है, वो सेल होती है। एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, हाँ मैं तब बेचना चाहता हूँ, बेचा नहीं बेचा वो पता नहीं, ये चीज़ अलग होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ये फिर भी आप पढ़ सकते हैं। उसका आपका सेल का जो एक कंसेप्ट है, बाय और परचेज वगैरह, वो क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द वैलिड कंडीशन दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर लॉ, ये वैलिड क्वेश्चन है। Define actionable claim and provisions relating to mode. Define actionable claim or provisions relating to mode, effect of actionable claim and the liability of the assignee. ये assignee से रिलेटेड कोई चैप्टर है, उसके अंदर है ये एक्शनेबल क्लेम्स। जो है बिल्कुल आखिरी में जो 3 4 5 चैप्टर्स है ना, लास्ट के बिल्कुल 3 4 वाले, ये उसमें दिया हुआ है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैंने पहले पढ़ा था, बट अभी वो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। प्रॉपर्टी शुड एट ऑल टाइम वेस्ट इन सम पर्सन एंड शुड नॉट बी विदाउट एन ओनर। कमेंट, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो हमेशा किसी आदमी में वेस्ट होती है। वेस्ट का मतलब पता है आपको? वेस्ट का मतलब होता है जब हम कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे कर देते हैं, तो वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है दूसरे आदमी का। एक पर्टिकुलर कंडीशंस जब फिल हो जाती हैं, या जो जिसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे की वो मर जाता है, तो दूसरे आदमी के नाम पे जो प्रॉपर्टी हो जाती है उसको टाइटल ट्रांसफर भी हो जाता है। तो पहले होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और टाइटल उसके बाद में मिलता है गाइस। ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था जो भी आया है। प्रॉपर्टी शुड एट ऑल टाइम वेस्ट इन सम पर्सन, यानी किसी न किसी प्रॉपर्टी किसी न किसी के नाम पे होनी चाहिए। एंड शुड नॉट बी विदाउट एन ओनर, और बिना किसी ओनर, मतलब हमेशा उसका कोई ओनर होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अंडर टीपी एक्ट, यानी ट्रांसफर एक्ट में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर किसे कहते हैं? एक है कंडीशनल ट्रांसफर, किसे कहते हैं तो किसी कंडीशन के साथ में ट्रांसफर होता है। तो कोई पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस जो होनी चाहिए फुलफिल हो जानी चाहिए। फुलफिल नहीं होगी तो बेकार हो जाएगा, बट वो कंडीशन इम्पॉसिबल वाली भी नहीं होनी चाहिए। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मतलब होता है अगर आप किसी से धोखे से किसी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लो, ठीक है, इस तरीके का। तो इसमें कह रहे हैं उसका मतलब क्या है और उसके बहुत सारे सिनारियोज एग्जाम्पल वगैरह बताओ। स्टेट द ग्राउंड्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ लीज। लीज को कब फॉरफीचर करते हैं? लीज कब, जब उसे खत्म हो जाती है, जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जिसको लीज लेसी होता है वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसका टाइम खत्म हो जाता है, या फिर वो मतलब जो उसको कंडीशंस थी उसको ट्रांसग्रेस कर लेता है, उसका उल्लंघन करता है, तब वो लीज खत्म हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे लीज खत्म हो जाती है। व्हाट रिलीफ प्रोवाइडेड इन द टीपी एक्ट अगेंस्ट द फॉरफीचर्स।
जब फॉरफीचर होता है ना, उसके अगेंस्ट में क्या रिलीफ लेसी को दिए गए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, ये सब लास्ट वाले पार्ट में है। हाउ इज़ अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लीज है वो किस प्रकार बनाई जाती है। स्टेट द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ लेसर एंड लेसी, वही चीज़ है, लेसर और लेसी के राइट्स बताइए, वही जैसे सेम बायर एंड परचेजर के राइट्स होते हैं वैसे इनके भी राइट्स होते हैं। डिफाइन एन ईजमेंट एंड काइंड्स ऑफ ईजमेंट एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम लाइसेंस। अब एक ईजमेंट होती है, एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस यानी पर्टिकुलरली किसी चीज़ को, किसी भी प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस स्पेशल अपना खरीद स्टार्ट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करना चाहते हैं और वो उसके मतलब एक ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जो कि राइटफुल है, लीगल है, इलीगल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके अलावा अगर आपने कुछ और चीज़ करनी चाहिए, मान लीजिए फल बेचने थे, फल बेचने के लिए आपको लाइसेंस मिला, लेकिन आप बेच रहे हो सीमेंट, ठीक है, तो दोनों लीगल ही हैं, लेकिन आपको लाइसेंस मिला है केवल फल बेचने का, तो इसको कहते हैं लाइसेंस वाली चीज़। इसमें अगर आप दूसरा कोई एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, वो सब बेकार हो जाएगा, तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लेकिन ईजमेंट क्या होता है या लीज क्या होती है? लीज मतलब आपने अपनी ज़मीन दी है किसी को लीज पे, वो कुछ भी कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं, क्योंकि आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसा मिल रहा है, ये लीज उससे अलग हुई। और एक ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट राइट्स होता है, एक प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने अपना आदमी को किराएदार रख लिया, किराएदार क्वार्टर मालिक की ज़मीन से जा सकता है, उसका पानी यूज़ कर सकता है, उसकी हवा ले सकता है, वहाँ से जो रोशनी आ रही है उसे यूज़ कर सकता है, ये ईजमेंट राइट्स होते हैं। डिफाइन लीज एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लाइसेंस, ये मैंने आपको भी बता दिया, दोबारा क्वेश्चन आ गया। व्हाट आर द ईजमेंट राइट्स एंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय प्रेस्क्रिप्शन। कुछ ईजमेंट राइट्स जो मैंने आपको बताए, इसमें एक और क्वेश्चन है कि विच कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय प्रेस्क्रिप्शंस, जिनको कि प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा एक्वायर नहीं किया जा सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और ये भी बुक के अंदर दिया हुआ है, इसे मैंने खुद देखा हुआ है, जब मैंने पहले मई में तैयारी की थी इसलिए। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार। रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, इसमें लास्ट में क्वेश्चन आता है जिसमें कि दो दो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मतलब ए और बी सी डी ऐसे करके, उनमें से दो पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये उसमें से एक है, रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर। एक होता है चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है, ये भी काफ़ी आता है, लेकिन इसको केवल एक्सप्लेन करना होता है, ये मेन क्वेश्चन नहीं होता 16 नंबर का। 8 नंबर के जो दो आपको ए बी सी डी वाले करने होते हैं, ये उसमें आते हैं, एक्शनेबल क्लेम, चार्ज, या एक होता है गिफ्ट से रिलेटेड होता है, यूनिवर्सल डोनर वगैरह, ऐसे आते क्वेश्चंस। स्टेट प्रेस्क्रिप्टिव ईजमेंट एंड कस्टमरी ईजमेंट, प्रेस्क्रिप्टिव ईजमेंट कौन होते हैं और कस्टमरी ईजमेंट कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज मेंट बाय फोरक्लोजर, फोरक्लोजर मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज वगैरह दे रखी है वगैरह, ठीक है, और टाइम पे आपके पैसे नहीं मिले, जो सिक्योरिटी रखी गई है वो आप जब्त करना, जो भी है आप खुद नहीं कर सकते उसका एक, अभी ऐसा है कि उसमें एक लॉ है, उसमें एक रूल है, आप कोर्ट में जाएंगे कि मेरा पैसा नहीं दे रहा बंदा, तो मॉर्गेजर था, मैं मॉर्गेजर हूँ, तो जिसमें मैं मॉर्गेजी हूँ और वो दूसरा जो मॉर्गेज इसमें पैसा सिक्योरिटी अपनी ज़मीन मेरे पास दिए, पेपर्स रखे हैं, वो मेरे पैसे नहीं लौटा रहा, टाइम भी हो गया, तो दोनों के पास ऑप्शन होता है। जब तक मैं केस फाइल करता हूँ, ठीक है, तब तक जो मॉर्गेजर है वो मेरे पैसे लौटा सकता है। अगर वो नहीं लौटाता आफ्टर सब, मतलब जो पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद, मैं किसी भी टाइम कोर्ट में जा सकता हूँ फोरक्लोजर के लिए कि उसकी संपत्ति बेची जाए और मुझे मेरे पैसे दिए जाएँ। पहले ऐसा होता था कि संपत्ति जब्त कर लेते थे, तो कोर्ट ने इसको अभी हटा दिया है, जब उस संपत्ति जब्त नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके फोरक्लोजर के लिए डिमांड करेंगे, आपको डिक्री मिलेगी, तब आप उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हो और अपना पैसा ले सकते हो, ये चीज़ है। व्हाट आर द ट्रांसफर गवर्नड बाय टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा कौन से ट्रांसफर को गवर्न किया जाता है। एनालाइज द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर। सेक्शन 10, 11, 12 ऑफ द टीपी एक्ट प्रोहिबिट कंडीशंस दैट आर रिपग्नेंट टू द नेचर ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली में ऐसा होता है जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है वगैरह, तो उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है दूसरी पार्टी को, जब उसको ट्रांसफर की जाती है उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जाए जो रिपग्नेंट होती है, रिपग्नेंट मतलब क्योंकि ऐसी बहुत कड़ी कंडीशन होती है कि दूसरा आदमी से पूरा ही नहीं कर पा रहा, तो उन कंडीशंस को क्या होता है, उसको वॉइड माना जाता है। ठीक है, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन है कि लॉ ऑलवेज लीन्स इन फेवर ऑफ वेस्टिंग एंड नॉट इन फेवर ऑफ डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे ही क्वेश्चन है
जो भी कंडीशन होती है प्रॉपर्टी की, मान लीजिए मैं आप किसी प्रॉपर्टी तो ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बी को, और जब वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन डाल देता है कि जो इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकती, या फिर वो बहुत इतनी कड़ी है, मतलब वो उसको पूरा करना ही ज़रूरी नहीं है, वो चाहे हो ना हो उसकी ज़रूरत है ही नहीं, दूसरे आदमी के नाम में प्रॉपर्टी हो गई, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कंडीशन वो पूरी फिल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो रही है, पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हो ही नहीं सकती पूरी, ठीक है, तो उसको वॉइड कर दिया जाता है और प्रॉपर्टी दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। वट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर, जब एक आदमी किसी के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसकी कौन सी कंडीशंस है। कैन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बी मेड बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ, क्या एक आदमी किसी की प्रॉपर्टी को अपने ही नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। वेरियस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर, अब मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के राइट्स के बारे में बात की गई है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। वेरियस discuss the rules relating to transfer of property in favor of urban persons, सॉरी अनबॉर्न पर्सन्स, ये अनबॉर्न पर्सन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको जरूर करना। एक है लीक वर्सेस रॉबिन्सन वाला केस, इसको जरूर करना। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको दूसरे आदमी को दे रहा है कि आप ये ले ले, और एक प्रॉपर्टी तो मेरी ले ले और अपनी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दे या उसको किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र कर दे, तो जो बी पार्टी है वो चूज़ कर सकती है मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। सेकंड चीज़ ये है कि इलेक्शन में ये होता है कि मतलब हमें ऑप्शन है हमारे पास कि हमें कोई प्रॉपर्टी चूज़ करनी है नहीं करनी है, और ये कई बार ये भी हो जाता है कि हम वो वाली प्रॉपर्टी हमारे पास आ भी जाती है और हम अपनी जो प्रॉपर्टी है हम दूसरे के नाम पे नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ भी होती है। वेरियस राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी, डिफाइन एक्सचेंज, एक्सचेंज को डिफाइन करें, एंड व्हाट आर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज ऑफ एक्सचेंज, हम एक्सचेंज करते हैं चीज़ों को, उसको लीगल टर्म में समझाना है कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है और उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं पार्टीज के। इसके अलावा एक्चुअली इसमें मैंने क्वेश्चन 7 से स्टार्ट किया था, मैंने आपको 7 से 51 क्वेश्चन तक के बीच में बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो मुझे बुक है इसमें तो पहला दूसरा तीसरा जो चैप्टर है उसमें कुछ और भी क्वेश्चन है गाइस, जो मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडिया में वो कैसे शुरू हुआ और अभी उसकी क्या सिनारियोज है। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट ट्रांसफर्स, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रांसफर में नहीं आती सेक्शन 5 के अंदर में, तो ये आपको शुरू के चैप्टर्स में मिल जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताओ, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बताओ। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये 3 एक्ट हैं, एक तो है प्रॉपर्टी एक्ट, एक है जनरल क्लॉजेज एक्ट और एक है रजिस्ट्रेशन एक्ट। तीनों में ही थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके प्रॉपर्टी के बारे में, लैंड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके बारे में बताया गया, ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा एक वर्ड है नोटिस और एक है अटेस्टेशन, ये भी जो ABCD लास्ट में बोलते हैं ना कि दो को एक्सप्लेन करो 8-8 नंबर के, ये इसमें आता है नोटिस। एक है मोड मोड ऑफ ट्रांसफर, आप किस किस तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेस्ट्रेंट अगेंस्ट अलाइनेशन, ये डॉक्ट्राइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 3 में है, ये क्वेश्चन जरूर आता है guys, बहुत बार आता है। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर, पार्शियल रेस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर, ये है चैप्टर्स, ये क्वेश्चन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके एक्सेप्शन सेक्शन 10 में दिए हैं। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, सेक्शन 14, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आ सकता है कल के एग्जाम में। लीक वर्सेस रॉबिन्सन जो है 45-45 में दिया है बुक की,
इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हम जैसे कोई आदमी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम पे देना चाहता है, वो कहता है कि मैं अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम पे है, तो 4 बच्चों के नाम पे कर देता हूँ। अब उसकी 5वीं लड़की हो गई, ठीक है, लड़की के नाम पे कर देता हूँ। अब उसकी 5वीं लड़की हो गई, ठीक है, लड़की हो गई, तो क्या हो गया, नोटिफाई किया गया कि यार लड़की को भी गिफ्ट मिलना चाहिए। इंग्लैंड में क्या है, वो सबका कैंसिल कर देते हैं गिफ्ट। इंडिया में क्या है, वो अगर लड़कों के नाम पे है, ठीक है, और बाद में कोई लड़की होगी लेकिन गिफ्ट को उसने लड़कों के नाम पे किया है, तो एटलीस्ट लड़की को तो मिलेगा ही मिलेगा। वो पार्शली कैंसिल होता है, पार्शली नहीं। तो हर कंट्री में कई बार वो पूरा कैंसिल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूमुलेशन, ये भी क्वेश्चन आता है गाइस। इसके अलावा वेस्टेड इंटरेस्ट का एक चैप्टर होगा, नेचर ऑफ इंटरेस्ट पार्ट 3, 54-55 पेज पे। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ अनबोर्न सन, 57 पेज पे। ये कई बार क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली कल भी आ सकता है। कंटिजेंट इंटरेस्ट, कंडीशनल ट्रांसफर, ये है 61 पेज पे और 59 पेज पे। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशनशिप, ये आ सकता है गाइस। एक होता है पार्ट परफॉर्मेंस वाला क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप कर लीजिएगा, पार्ट परफॉर्मेंस वाला। एक है वर्ड प्रायोरिटी, सेक्शन 48। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग स्टॉपल, ये क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, कभी आता है कभी नहीं आता, बट अच्छा क्वेश्चन है। ऑस्टेंसिबल ओनर, जो अपने आप को शो करता है, वो होता नहीं, बट कुछ रीजन से वो अपने आप को शो कर सकता है। चाहे वो मतलब जैसे किसी का रिश्तेदार है, प्रॉपर्टी बिकवाने जाता है, कहता है ये तो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह है वगैरह, वो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है। कई बार वो झूठ भी बोल सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग अगर आपके कल आ जाए तो पेज नंबर 105 में आपको मिलेगा। एक डॉक्ट्राइन है इलेक्शन की, जो मैंने आपको पहले बताया थी, पेज नंबर 113। ये क्वेश्चन बहुत आता है गाइस, बहुत करके जाइएगा। कूपर वर्सेस कूपर, मतलब वो क्वेश्चन दे देगा प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, या फिर वो बोल सकता है कूपर वर्सेस कूपर की डॉक्ट्राइन बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। जैसे लीक वर्सेस रॉबिन्सन था क्लास गिफ्ट, वैसे ही डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन जो है वो है कूपर वर्सेस कूपर के केस में दी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनबॉर्न जो बच्चा होता है उसका प्रॉपर्टी में क्या राइट है, उसी की तरह ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सब्रोगेशन वाला मैंने आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेन कंसोलिडेशन, एक्सप्लेन सब्रोगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। एक होता है इम्प्रूवमेंट, सेक्शन 51, ये है 122 पेज में। ये भी आ सकता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्रूवमेंट के 2-3 अलग अलग जगह मतलब होता है। तो जैसे कोई प्रॉपर्टी किसी ने रखी, दूसरा बंदा अपना किस राइट मांगता है, है एक 26 नंबर पेज, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टोपल। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट फॉर प्रॉपर्टी, नो पार्टी कैन सेल द प्रॉपर्टी टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पार्टीज। क्योंकि अगर आपने जैसे 2 पार्टीज केस लड़ रही हैं, वो बिफोर किसी कोर्ट में आती है, दैट कोर्ट शुड बी द कॉम्पिटेंट बाय द गवर्नमेंट। उसको ऐसा राइट्स होने चाहिए कि वो ऐसा सूट प्रॉपर्टी का सुन सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है लिस्पेंडेंसी में कि इसमें 2 पार्टीज होंगी, उनके बीच में एक सूट होगा, वो दैट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है वो सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए प्रॉपर्टी। उस केस में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए जिसके अंदर वो केस चल रहा है और उसकी सुनवाई पेंडिंग है।
प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, और उस दौरान दोनों में से कोई भी पार्टी जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को तीसरे, चौथे, पाँचवें को नहीं बेच सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है, पहला तो इसमें बहुत सारा कानून का टाइम बर्बाद होगा, है ना, अब्यूज़ ऑफ कोर्ट प्रोसेस आप बेचते जा रहे हैं। दूसरा, उसमें से दोनों में से एक पार्टी तो सच्ची होगी, किसी और प्रॉपर्टी है, तो उसका जो राइट है, क्लेम है, कहीं उसको मतलब वो उसका हक ना मारा जाए प्रॉपर्टी को। आपने तीसरी जो बंदा गलत है वो प्रॉपर्टी को दूसरे को बेच देगा, फिर तीसरे को बेच देगा, चौथे को बेच देगा, तो सही वाली जो पार्टी है बार बार वो केस डालती रहेगी अलग अलग पार्टीज पे, उससे तो बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इन चीज़ों को सेव करने के लिए और लॉ 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 को अब्यूज़ होने से बचाने के लिए ये मोरलिस पेंडेंस की डॉक्ट्राइन लाई गई है। वो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है आगे अभी किसी को पर्टिकुलर टाइम तक नहीं बेची जा सकती, और बेचनी भी पड़े तो कोर्ट की परमिशन ली जाएगी। एक क्वेश्चन है कोर्ट सेल, ये भी वो जो एबीसी वाले हैं 8 नंबर का, इनमें एक ही क्वेश्चन दिया होता है, 9th क्वेश्चन, उसमें बोला होता है कि दो ए या बी दो चीज़ों को एक्सप्लेन करो, उसमें कोर्ट सेल करके भी एक वर्ड आता है, आप उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।